अब ये जो हमारा नाक है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर ले। जैसे कि हमारी उंगली है ना, इसको हम तीन हिस्सों में, इसमें इसमें निशान लगाए हुए हैं, ऊपर वाले ने निशान लगाए हुए हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर का है, ये क्या है? वन थर्ड। और ये जो नीचे के दो खाने हैं, ये क्या कहलाएंगे? टू थर्ड। दो तिहाई का मतलब होता है तीन में से दो, और एक तिहाई का मतलब होता है तीन में से एक। मान लीजिए 3 रुपए हैं, तो 3 रुपए में से 1 रुपया अलग कर लो, तो वो क्या होगा? एक तिहाई। और वो जो दो अलग रख लिए, वो क्या हो गए? दो तिहाई। यानी कि तीन में से दो, दो तिहाई, और तीन में से एक, एक तिहाई। इसी तरीके से नाक को हम तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। जो ऊपर का नाक है, एक तिहाई, वन थर्ड, वो हड्डी का बना होता है। उसके अंदर क्या, उसके नीचे क्या है? हड्डी है। जब हम ऐसे टच करके देखते हैं, जो ऊपर का एक तिहाई हड्डी, और जो नीचे का दो तिहाई है, उसमें हमें नरमाहट महसूस होती है। ठीक है। तो वो कौन सा है? वो कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेज, कार्टिलेज को यूनानी में क्या कहते हैं? गुजरूफ। ठीक है। यानी कि कच्ची हड्डी, एक तरीके से नरम हड्डी, जिसको हम मोड़ मोड़ वोड़ भी सकते हैं। ठीक। जो हड्डी होती है उसको हम मोड़ नहीं सकते, लेकिन जो कार्टिलेज होता है उसको हम मोड़ सकते हैं। जो नीचे का दो तिहाई है, वो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, और जो ऊपर का एक तिहाई हिस्सा है, उसको वो जो है, वो हड्डी वाला यानी कि बोनी पार्ट है। ये हम इसको सीधा सीधा सा पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हम नाक को तीन हिस्सों में बांट ले, ऊपर का एक तिहाई हड्डी वाला यानी कि बोनी पार्ट, नीचे का दो तिहाई, ठीक है, नीचे का जो है ऊपर वाले से 2 गुना ज्यादा लंबा है, जो जो नीचे का होता है उसको कार्टिलेजिनस पार्ट बोलते हैं। जी, यानी कि गुजरूफ वाला हिस्सा बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाक से संबंधित, जो कि कई बार एग्जाम्स में यूनानी की अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। उसका जिक्र करते हैं। रीनियन किसको बोलते हैं? रीनियन। जैसे कि आपने देखा, वो यूनियन के माने होता है। यूनियन, कई, ये यूनियन जो शब्द है, ये कई जगह सुनने को मिलता है, राजनीतिक उसमें भी मिलता है, और फिर कहीं जोड़ वोड़ में मिलता है। तो एक्चुअली यूनियन का मतलब होता है जोड़ करना। सीधी जबान में समझे, यूनियन का मतलब जोड़। राइन, राई का मतलब होता है नाक, यानी कि नाक का जोड़। नाक का जोड़ का मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर वाला वन थर्ड जो हड्डी वाला बोनी पार्ट है, और नीचे वाला जो जो कार्टिलेज यानी कि नरम हड्डी वाला पार्ट है, इन ये दोनों जहां मिलते हैं, इसी को रीनियन बोलते हैं, यानी कि नाक का जोड़ बोलते हैं। ठीक है। इज द जंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस एंड इज द जंक्शन ऑफ ऑस्टियो एंड कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ नोज। यानी कि ये एक जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन कहते हैं जोड़ को। ठीक है। ये एक जंक्शन है जहां पे हड्डी वाला, नाक का हड्डी वाला हिस्सा और कार्टिलेज वाला हिस्सा मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? रीनियन। आपको याद रखना है इसको। इसको रीनियन बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि रीनियन किसको बोलते हैं। जहां पे नाक का हड्डी वाला हिस्सा और नाक का कार्टिलेज वाला हिस्सा मिलता है, इसको रीनियन बोलते हैं। ओस्टियो अपर वाला एक तिहाई हिस्सा, कार्टिलेजिनस नीचे वाला दो तिहाई हिस्सा जहां पर मिलता है, उसको रीनियन कहते हैं। अब एक पॉइंट और है, जिसको बोलते हैं नेजियन। नेजियन, नेजियन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये नाक है, और नाक के ऊपर क्या है? फोरहेड यानी कि माथा। तो नाक जहां पर माथे से मिलता है, इसको नेजियन बोलते हैं। इसका कैसे पढ़ते हैं इसको? एक डिप्रेशन यानी कि एक दबाव वाली जगह, डिप्रेशन, एक दबाव वाली जगह, नाक की जड़ यानी कि रूट ऑफ नोज, या वो जगह जहां पर नोज फोरहेड यानी माथे से जुड़ती है। तीन चीजें कहिए। नंबर एक तो एक डिप्रेशन, यानी कि एक जो है दबाव, या तो एक दबाव होगा, या फिर क्या होगा? वो जगह जहां पे नाक और माथा आपस में मिलते हैं, वो जगह होगा। या इसको रूट ऑफ नोज भी कह सकते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये नेजियन कहलाता है। ये दो पॉइंट है। एक रीनियन, रीनियन जहां पे नाक का हड्डी वाला हिस्सा कार्टिलेज वाले हिस्से से मिलता है, और नेजियन, नेजियन वो हिस्सा है जहां पे नाक माथे से मिलता है। इन दोनों को अलग अलग याद रखना है। नाक की छत, रूट ऑफ द नोज एथमॉइड बोन के सिर्ब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन से बनती है। एथमॉइड बोन को यूनानी में अज़्म मुसफ़्फ़ात भी कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ये जो नाक की छत है, ये जो नाक की छत है जिसको रूट ऑफ नोज बोलते हैं, ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है, इसको बोलते हैं एथमॉइड बोन। तो एथमॉइड बोन के सिरिब्रम फोर्म, सिरिब्रम फोम प्लेट या सिरिब्रम फोर्म प्लेक्सस से बनती है। ये जो नाक की छत है ना, देखो, इसको आप नाक की छत बोलिए, ये जो हड्डी वाली बात है, ये छत है। इसके नीचे खोखरा हिस्सा है,
जिसको नेजल कैविटी बोलते हैं। तो नाक की जो छत है ये किससे बनती है? जो एथमॉइड बोन है, एथमॉइड बोन के सिरिब्रिफोम प्लेट या सिरिब्रिफोम प्लेक्सस से बनती है। ये जो हड्डी है जिसको एथमॉइड बोन बोलते हैं, जिससे नाक की छत बन रही है, छत, क्योंकि इसके नीचे नेजल कैविटी है, तो सिरिब्रिफोम प्लेट के एथमॉइड बोन से बनती है। एथमॉइड बोन जो एक हड्डी है, एथमॉइड बोन जो एक हड्डी है, उसके हिस्से का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सिब्रिफोम प्लेट बोलते हैं। इसको कई लोग क्रिब्रिफोम भी, सी को कैक से भी मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्रिब्रिफोम प्लेक्सस या प्लेट भी कई लोग इसको बोलते हैं। ये जो है जिसको हम टच कर रहे हैं, ये सिब्रिफोम प्लेक्सस, सिब्रिफोम प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, यानी कि एथमॉइड बोन, यानी कि जो एथमॉइड हड्डी है, एथमॉइड हड्डी की सिब्रिफोम प्लेक्सस होती है या सिब्रिफोम प्लेट होती है, ये वाला हिस्सा जो कि छत बनाता है नाक का। ठीक, इसको ऐसे समझना है। अब एक चीज होती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व जैसे कि आंख की नर्व होती है, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो कि आंख, जो चीजें आंखों से देखी जाती है उसके मैसेज ऑप्टिक नर्व के जरिए से दिमाग को पहुंचाती है। हमें पता है हमने क्या देखा, किसी मोटरसाइकिल को देखा, किसी लड़के को देखा, किसी स्कूल के बोर्ड को देखा, कोई भी चीज हमें। इसी तरीके से जो ओल्फैक्टरी नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व का क्या काम है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आएगा। ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, नर्व यानी कि वो धागे जो कि दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं, नर्वस सिस्टम के वो धागे। फरहान आप प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑल्फैक्टरी नर्व के जो फाइबर होते हैं, जो धागे होते हैं ओल्फैक्टरी नर्व के, वो नाक में जो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कच्ची खाल है, इसमें फैले होते हो। ठीक है। और जो नर्व के जो धागे हैं वो पीले पीले होते हैं। और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए मुंह खोलते हैं तो अंदर क्या होती है, पानी जैसी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। लेकिन जो हमारे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो इसमें ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर यानी कि नर्व के धागे, ओल्फैक्टरी नर्व के धागे जो इसमें फैले हुए हैं, ओल्फैक्टरी नर्व के धागे इसमें फैले हुए हैं, चूंकि वो पीले हैं, तो उन पीले ओल्फैक्टरी नर्व यानी कि जो नर्व के धागे हैं की वजह से जो हमारी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी कि नाक का जो गीला गीला सा हिस्सा है, वो हमें पीला दिखाई देता है। ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर चूंकि पीले होते हैं, उनकी वजह से जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस लेयर है नाक की, वो हमें पीली दिखाई देती है ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर की वजह से। ठीक है। ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर क्या है? ये नाक में अंदर जो है, अंदर की तरफ फैले हुए हैं। इनका क्या काम है? जो मान लीजिए कुछ खुशबू या बदबू, खुशबू सुगंध, बदबू दुर्गंध, और बू गंध, यानी कुछ भी अगर हम महसूस करते हैं ऐसे करके, तो उस चीज के वो अंश, उस चीज का वो अंश जो कि हवा में उड़ रहा है, जब वो हमारे नाक में जा करके इन ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स, यानी कि जो ओल्फैक्टरी नर्व है उससे जो टच करता है, तो ये मैसेज ओल्फैक्टरी नर्व हमारे दिमाग को पहुंचाते हैं। और हमें पता, हम समझते हैं कि हम अपने दिमाग को बताते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज को सूंघा है जो कि मीठी है, कड़वी है, बदबू है, क्या है क्या नहीं, जो भी है। ठीक है। तो ओल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स यानी कि एथमॉइड बोन के सिरिब्रिफोम प्लेट से नीचे जो हमारी हड्डी है ऊपर, सिरिब्री, जो उसका जो सिरिब्रिफोम प्लेट है, उससे नीचे की तरफ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो नाक के अंदर में है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में फैलती है नीचे उसका जाल सा। ठीक है। म्यूकस में फैल जाता है। ओल्फैक्टरी नर्व को यूनानी में, जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है जिसका काम खुशबू, बदबू, सुगंध, दुर्गंध का मैसेज जो है दिमाग को पहुंचाना है, उसको यूनानी में अस्बे शामा कहते हैं। ठीक है। शामा कहते हैं सूंघने को। कुव्वत शामा उस पावर को बोलते हैं जो कि सूंघने में मदद करती है, या जो सुंघाई देती है जिससे हम सूंघते हैं। तो असबे शामा यानी कि असब कहते हैं नर्व को, शामा उन नर्व को बोलते हैं जिनसे सूंघा जाता है। ठीक है। तो ओल्फैक्टरी नर्व वो नर्व है जिससे सूंघा जाता है, इसलिए ओल्फैक्टरी नर्व को असबे शामा यूनानी में कहते हैं। अब असबे शामा के जो फाइबर होते हैं, जो उसके धागे हैं, जो नाक में अंदर अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में फैले हुए हैं, ठीक है, इसलिए नेजल म्यूकस का रंग पीला होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको। असबे शामा के आखिरी फाइबर के आखिरी रेशो को बसला शामा कहते हैं। जो ओल्फैक्टरी नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व के जो फाइबर हैं, जो धागे हैं जो कि नाक में फैले हुए हैं,
जिसको असबे शामा कहते हैं। असब के माने नर, शामा सूंघने वाले नर। असबे शामा के जो फाइबर हैं, जो फैले हुए हैं, उनके जो आखिरी एंड हैं, बिल्कुल आखिरी किनारे हैं, जहां मतलब बिल्कुल जहां तक वो पहुंच रहे हैं, उसको बसला शामा कहते हैं। जो आखिरी एंडिंग्स हैं उनको बसला शामा कहते हैं। बसला शामा इज द नर्व एंडिंग्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर। इंग्लिश में वही चीज कही गई और कुछ नहीं, इसका मतलब वही है जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। मैकेनिज्म ऑफ स्मेल, मैकेनिज्म ऑफ स्मेल को हिंदी में सूंघने की प्रक्रिया, यानी कि वो प्रक्रिया, वो काम सूंघने का किस तरीके से है जिसको हम करते हैं। जब कोई बू, बू किसे कहते हैं? बू ना तो किसी अच्छी लगने वाली को कहते हैं ना बुरी लगने वाली, क्योंकि जो अच्छी लगने वाली होती है वो सुगंध यानी कि खुशबू होती है, जो बुरी लगने वाली होती है वो दुर्गंध यानी कि बदबू होती है। बू का मतलब होता है, मतलब चाहे अच्छी बुरी सबको बू कहेंगे, ठीक है, गंध, ठीक है, अच्छी हो बुरी हो सबको बू कहेंगे। जब कोई बू, चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो, जब हमारी रेंज में आती है, यानी कि जब हम उसके पास पहुंचते हैं, तो उससे लतीफ बुखारात नाक में मौजूद ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग के द्वारा दिमाग को संदेश भेजते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी खुशबू, मान लीजिए कहीं पे कुत्ता मरा पड़ा है, नया मरा पड़ा हुआ है, घंटा 2 घंटे का, तो उसमें से कैसी भी नहीं आएगी। मरे हुए 3 दिन हो गए, तो वहां पे नाक दबा के निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कुत्ता मरा पड़ा है या कोई भी जानवर मरा पड़ा है, उसमें से कुछ बुखारात यानी कि कुछ हवाइये, कुछ हवाएं, बुखारात का मतलब यहाँ बुखार होना नहीं है, यहाँ बुखारात का मतलब उसमें से कुछ इस तरह की हवाएं निकलती हैं जो कि माहौल में, वातावरण में फैल जाते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम उसके संपर्क में या उसके निकट या उसके पास जाते हैं और हम सूंघते हैं, तो उससे उड़ने वाली जो दुर्गंध, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में, हवा में जो उसके कण उड़ रहे हैं, जब वो हमारे नर्व एंडिंग यानी कि ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग यानी कि बसला शामा को टकरते हैं, तो हमारा जो नर्व एंडिंग है वो हमारे दिमाग को पहुंचा देते हैं कि कोई पशु मरा पड़ा है। और फिर हम कहते हैं भाई शायद कोई जानवर मरा पड़ा है। अगर कुत्ते वाली मिसाल मैंने दी है, इसी तरीके से अगर कहीं पकवान बन रहे हैं, बहुत व्यंजन बन रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई शानदार वो हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके वो बुखारात यानी कि उसके वो कण जो कि हवा में उड़ रहे हैं, जब हमारे नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स कहते हैं नर्व के आखिरी हिस्सों को टच करते हैं, तो जब वो बसला शामा को नर्व एंडिंग को टच करते हैं, तो ओल्फैक्टरी नर्व क्या काम करती है? ओल्फैक्टरी नर्व हमारे दिमाग को उसका मैसेज पहुंचाती है और हमें वो चीज सुंघाई देती है। सत और हमें पता लग जाता है कि वह चीज बद यानी कि दुर्गंध है या खुशबू यानी कि सुगंध है। अब यहां तक हम पढ़ रहे थे हल्की सी एनाटमी और साथ में हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ स्मेल। अब हम नाक से संबंधित नाक की पहली बीमारी को पढ़ेंगे। नाक की पहली बीमारी यानी कि नाक से संबंधित जो पहली बीमारी है, उस पहली बीमारी को पढ़ रहे हैं। पहली बीमारी है एनोस्मिया। इसको एनोस्मिया भी बोलते हैं, एनोजमिया भी बोलते हैं, ठीक है। खशम यानी कि लॉस ऑफ स्मेल, खशम भी बोलते हैं, एनोस्मिया भी बोलते हैं, बतलाने शम भी बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद करना है कि इसको क्या क्या बोलते हैं। बतलाने शम, एनोस्मिया, खशम, खे बड़ा शय शलगम वाला शय और मैं खशम, और लॉस ऑफ स्मेल यानी कि खुशबू बदबू का ना आना, ठीक है। किसी भी तरह की बू यानी गंध का सुंघाई ना देना, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बतलाने शम, एनोस्मिया, खशम, लॉस ऑफ स्मेल, सारी एक ही चीजें हैं। बतलाने शम यानी कि सुंघाई ना देने के दो प्रकार होते हैं। अगर किसी को सुंघाई नहीं दे रहा है, तो इस बीमारी के, इस परेशानी के दो प्रकार हैं। नंबर एक कंजेनाइटल, यानी कि जब से कोई पैदा हुआ है तब से उसको कभी सुंघाई दिया ही ना हो, जिंदगी में उसे कुछ सुंघाई दिया ही ना हो, इसको बोलते हैं कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी सुंघाई ना देना, ठीक है। एक होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल, ये दोनों शब्द आपके सामने बार बार आएंगे, इनको समझ लीजिए। एक्वायर्ड उस बीमारी को बोलते हैं जो पैदाइशी नहीं होती, बल्कि इंसान को कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद
कभी भी, मतलब जिंदगी में, यानी कि जब वो पैदा हुआ उसको वो बीमारी नहीं थी, वो बीमारी उसको बाद में हुई, कुछ समय के बाद हुई या लंबे समय के बाद हुई, जो भी है उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। तो जो पैदाइशी ना हो, अब एक्वायर्ड यानी कि जो पैदाइशी ना हो, यानी कि वह सुंघाई ना देना, सुनाई नहीं, सुंघाई, सूंघना, ठीक है, सुंघाई ना देना, जो कि पैदाइशी ना हो। इसके क्या क्या कारण हैं, इसकी क्या क्या वजह है? नंबर एक, बवासीर अनफ। जिस तरीके से गुदा में यानी कि टट्टी के रास्ते में बवासीर हो जाती है, एनस में, मिकाद में बवासीर हो जाती है, इस तरीके से नाक में भी बवासीर हो जाती है। एक्चुअली बवासीर का मायना क्या होता है? कोई उभार हो जाना, कोई मस्से टाइप हो जाना, यानी कि कोई इस तरह की चीज बन जाना जो नॉर्मली नहीं होती। तो जब नाक में कोई पॉलिप, इंग्लिश में पॉलिप शब्द जो है, पॉलिप जो वर्ड है वो भी इसी के लिए हुआ है, कोई मांस बन जाए, कोई मांस की गिरा बन जाए या मांस का कोई भी उभार बन जाए, ठीक है। तो बवासीर अनफ, अनफ के मैंने नाक, बवासीर के मैंने बवासीर, यानी कि नाक की बवासीर। नेजल पोलिप यानी कि लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि खशम, यानी कि एनोज्मिया की जो पहली वजह है वो है बवासीर अनफ, यानी कि नाक की बवासीर। नेजल पोलिप इसको बोलते हैं कसरुल अर्जाल, इसको कसरुल अर्जाल भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है बवासीर अनफ यानी कि नाक की बवासीर के, क्या क्या नाम है? नेजल पोलिप, कसरुल अर्जान और बिस्फाइज, इसके ये चार नाम। नोट, एक नोट है, यानी कि जो बिस्फाइज है ये एक वनस्पति, यानी कि घास फूस पेड़ पौधा, एक घास फूस की वनस्पति की जड़ भी होती है, उसका नाम बिस्फाइज है, जिसको यूनानी में पोलिपोडियम वुल्गेरिया बोलते हैं। एक वनस्पति है, एक घास है, जिसकी जड़ जो है बसफाइज कहलाती है। बसफाइज फस्तक पूरा नाम है उसका, बिस्फाइज, ठीक है, एक वनस्पति की जड़ है। चूंकि वो वनस्पति की जड़ जिसको बिस्फाइज कहते हैं वो नेजल पोलिप, यानी कि जो नाक में जो उभार होता है उसके जैसी होती है, इसलिए नेजल पोलिप यानी कि नाक की बवासीर को बिस्फाइज भी कहते हैं। हालांकि बिस्फाइज एक जड़ी बूटी का नाम है, एक बूटी का नाम है, जो एक वनस्पति, एक घास की जड़ का नाम है। लेकिन नेजल पोलिप को, यानी कि नाक में जो मांस का उभार हो जाता है, उसको भी बिस्फाइज कहते हैं। एक सवाल ये भी आपको पूछा जा सकता है, बिस्फाइज किसे कहते हैं? एक वनस्पति की जड़ है, नेजल पोलिप है, दो चार और आइटम डाल देंगे, चार पूरे करके आपको पूछ लेंगे। अब अंदाजा आदमी लगा ही नहीं सकता कि जो नाक में उभार है वो और एक पेड़ की जो जड़ है दोनों एक नाम हो सकते हैं। हर एग्जाम में इसी तरह की चीजें पूछी जाती है, ठीक है। जो बिस्फाइज है, जो बिस्फाइज, नाक नाक वाला बिस्फाइज नहीं, पेड़ की या पौधे की जो जड़ वाला है, उसका बोटनिकल नेम पोलिपोडियम वुल्गेरिस है, वुल्गेरी है। बिस्फाइज एक प्रकार का नाक का वर्म भी होता है, यानी कि या तो नाक का वर्म होता है या क्या होता है, नाक में कोई मांस बन जाए, उभार बन जाए, उसको बोलते हैं, जो कि उस बूटी के जैसा होता है, जो कि एक वनस्पति नबात की जड़ है। इस वर्म या इस बूटी की शेप, बनावट कन खजूरे जैसी होती है। आपने देखा हो कन खजूरा एक जानवर है, ठीक है, एक लंबा सा जानवर होता है, उसके बहुत सारी टांगे होती हैं उसमें, ये दोनों साइड में, ठीक है। तो ये जो बिस्फाइज है ये कैसी होती है? जैसा कन खजूरा होता है ऐसी होती है। कन खजूरे को यूनानी में कसरुल अर्जान, अर्जाल भी कहते हैं, ठीक है। कसरुल अर्जाल बहुत सी, अगर हम कसरुल अर्जाल जो है ये कन खजूरे को बोलते हैं, और कसरुल अरजान नाक की बवासीर को भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम डिक्शनरी में कसरुल अरजान के मायने देखें तो वो होते हैं बहुत सी टांगों वाला। चूंकि कन खजूरे को बहुत सी टांगे होती हैं, इसलिए कन खजूरे को कसरुल अरजान बोल देते हैं, अरजाल बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत सारी टांगे होती है। और नाक के जो पोलिप है, जो नाक की बवासीर है, उसको भी कसरुल अरजाल बोल देते हैं, क्योंकि उसकी शेप भी कन खजूरे जैसी होती है, ठीक है। जो नाक का पोलिप है उसकी बनावट बिस्फाइज जो एक बूटी है उसके जैसी भी होती है, और उसकी बनावट जो है कन खजूरे जैसी भी होती है, और कन खजूरे को यूनानी में कसरुल अरजाल बोलते हैं। मुश्किल नहीं है, केवल मुश्किल महसूस हो रहा है। दो चार बार वीडियो देखोगे, समझोगे, कन्फर्म पक्का याद हो जाएगा।
मैंने भी याद किया है, आप भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से नाक में गंध यानी कि बू, खुशबू या बदबू को नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि ये अड़ जाती है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। ये जो नेजल पॉलिप है, जिसको करसोराजान भी बोलते हैं, बिस्फाइज भी बोलते हैं, ठीक है, नेजल पॉलिप भी बोलते हैं, चूंकि ये नाक में अड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए हमें कई बार कुछ सूंघने की कोशिश तो हम करते हैं, हम जल्दी जल्दी हम क्यों खींचते हैं, ताकि वो कण जो के हवा में किसी खुशबू या बदबू के वो जल्दी जल्दी हमारे नाक के जो नर्व एंडिंग्स हैं उनसे जल्दी जल्दी टकरें, और वो मैसेज दिमाग को पहुंच जाए और हम खुशबू बदबू पहचान लें। कहते हैं अरे भाई ये चीज यहाँ पड़ा, वाले चूहा मर गया कहीं तो घर में ढूंढते हैं, यहाँ मर गया, यहाँ मर गया, तो क्यों, ताकि जल्दी जल्दी खींचते हैं, ताकि हवा में जो उसके सड़ने के कण हैं वो जल्दी जल्दी हमारी नाक से टकरे और हम एक मैसेज ले लें कि यहाँ यहाँ पड़ा हुआ, यहाँ से उठा के उसको फेंकना है। तो वो जो नेजल पोलिप है, जो नाक की बवासीर है, इसमें चूंकि नेजल पोलिप जो नाक का मांस है वो अड़ जाता है, तो इसलिए आदमी जल्दी जल्दी नहीं खींच पाता, और जल्दी जल्दी हम नहीं खींच पाता तो फिर वो लॉस ऑफ स्मेल यानी कि खुशबू बदबू को खींचने में भी पूरी योग्यता नहीं रख पाता। ठीक है जी। असबा असबे बस असबे बासला यानी कि ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग, यानी कि ओल्फैक्टरी जो नर्व है इसके सबसे आखिरी किनारे उसको बोल देते हैं, गंध से संदेश दिमाग तक नहीं पहुंच पाता नेजल पॉलिप की वजह से। अब ये जो बवासीर अनफ यानी कि नाक की बवासीर है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि एबनॉर्मल कहते हैं जो चीज नॉर्मली नहीं हो की वजह से होती है, ठीक है। ये एक तरह का वर्म भी होता है जो कि नाक में पैदा होता है। इसके चार नाम हैं। नंबर एक बवासीर अनफ यानी कि नाक की बवासीर, नंबर दो नेजल पॉलिप यानी कि नाक में कोई मांस का बार हो जाए, नंबर तीन कसरुल अर्जाल कन खजूरा, ठीक है, नंबर चार बिस्फाइज जो एक बूटी भी है और वो नेजल पॉलिप को भी बोल देते हैं। सभी सिनोनिम्स हैं यानी कि इसके उपनाम है, यानी कि जो नाक की बवासीर में नाक नाक का जो मांस बढ़ जाता है उसी का नाम है। और ये जो बवासीर अनफ है कई बार इसका कैंसर भी बन जाता है। कैंसर किसको बोलते हैं, कैंसर को यूनानी में सरतान बोलते हैं, इंग्लिश में कैंसर है। तो जब सरतान हो जाता है या कैंसर हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें नाक की शक्ल बिगड़ जाती है, नाक कैसा भी हो जाता है, ठीक है। एक सवाल यहां पे ये बनता है कि खशम यानी कि सुनाई ना देने की वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारण है जिसमें कैंसर बन जाता है, तो वो नेजल पॉलिप है या बवासीर अनफ है या कसरूर जाल है या बिस्पाइज, इसमें कैंसर भी बनने के चांस रहते हैं। अब एक चीज होती है नेजल सेप्टा, नेजल सेप्टा ये जो नाक के बीचों बीच दोनों नथने जो हमारे हैं, नाक के बीचों बीच जो एक लकीर है इसको नेजल सेप्टा कहते हैं। ये सेप्शन यानी कि नाक को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। जो नाक है, नाक को दो हिस्सों में क्या डिवाइड करता है, ये जो बीच की लकीर है ये नेजल सेप्टा बोलते हैं। अब नेजल सेप्टा पे क्या होता है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ, वही बवासीर अनफ, या नाक में कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ या नेजल पोलिप बन जाए, नेजल सेप्टा पे बन सकता है। ये हो गया पूरा का पूरा बवासीर अनफ यानी कि नेजल पोलिप, बिस्फाइज या कसरुल अर्जाल। ये पहली वजह है खशम की, कम या ना सुंघाई देने की, ठीक है, और ना सुंघाई देने की या बतलाने शम की, ये पहली वजह है। उसके बाद जो दूसरी वजह है गाढ़ा बलगम, कोई बाढ़ा बलगम यानी कि जुकाम, दिमागी नजलावी रतूबत, अगर हलक में गिरती है तो नजला, हमने कल पढ़ा था कान की बीमारियों में, और अगर नाक में गिरती है तो जुकाम। ये सवाल आया हुआ है, अगर दिमागी रतूबत नाक में गिरती है तो जुकाम। तो गाढ़ा बलगम यानी कि गलीज यानी कि लेसदार चिपचिपाहट वाला बलगम, या इसको बोल खिलते लजज, यूनानी में खिलते लजज कहते हैं, यानी कि चिपकने वाली कोई खिल्त, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसलिए जुकाम में कम सुंघाई देता है, इसलिए जुकाम में कम सुंघाई। अभी मेरा एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर
मेरी बहन को जो है वो कम सुंघाई देता है, क्योंकि उसको ऑलवेज जो है नजला वजला रहता है, तो इसलिए, क्योंकि ये भी एक वजह है कम सुंघाई देने की। क्यों? क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, उनके ऊपर जो है जो गाढ़ा बलगम है उसकी तह जम जाती है, और जो हवा में गंध और सुगंध और दुर्गंध के कण हैं वो नेजल, जो जो नर्व एंडिंग्स हैं, ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स है, उनसे टकरा नहीं पाती, और अच्छे मैसेज दिमाग को पहुंच नहीं पाता, और दिमाग सही डिसीजन नहीं ले पाते कि ये खुशबू है तो कितनी। यानी कि इंसान जो है लॉस ऑफ, मतलब इंसान जो है कम सुंघाई देना यानी कि लॉस ऑफ स्मेल में पहुंच जाता है, गाढ़े बलगम की वजह से। एक है नेजल ल्यूमेन, यानी कि ये जो हमारे नाक का रास्ता है, ल्यूमेन बोलते हैं ओपनिंग को, रास्ते को। नेजल ल्यूमेन का संकरा, यानी कि छोटा हो जाना, इसको यूनानी में जी के मजारिये अनफ कहते हैं। जी के मैंने संकरा हो जाना, मजारी के मैंने ल्यूमेन यानी कि ये रास्ता, अनफ के मैंने नाक यानी कि नाक के रास्ते का तंग हो जाना। ठीक है, इसका कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ नेजल ल्यूमेन भी इंग्लिश में कहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कम सुंघाई देने की या ना सुंघाई देने की। एक चीज होती है सुद्धा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कुछ भी फंस जाए, ठीक है, या किसी भी प्रकार की रुकावट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो एथमॉइड बोन, ये जो बोन है, ये हड्डी है, इसको एथमॉइड बोन बोलते हैं, चाहे वो जो है एथमॉइड में बोन में हो या नेजल नेजल ल्यूमेन में कहीं भी हो, अगर कोई सुद्धा है तो वो भी एक वजह हो सकता है कम सुंघाई देने का। उसके बाद क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज थोड़ी सी अटेंशन बढ़ा लीजिए। ये यूनानी का है और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। जकरिया राजी अपने वक्त के बहुत बड़े तबीब फलसफी हुए हैं, बहुत बड़े हकीम हुए हैं। और रब्बन तबरी, ये भी बहुत बड़े फलसफी हुए, और इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं यूनानी में, जिनसे बहुत लोगों ने फायदा उठाया और उठा रहे हैं। लिखते हैं कि जो टुरु एनोजमिया, टुरु ट्रू के माने होते हैं सच्चा, एनोजमिया सुंघाई ना देना, लॉस ऑफ स्मेल, खशम, बतलाने, बतलाने शम, शम के मैंने सुनाई देना, ठीक है, कहते हैं जो टुरु एनोजमिया है यानी कि जो सच में ना सुंघाई देना है, उसकी जो वजह है, उसकी वजह बोल रहे हैं सू मिजाज हो जाना, या जी के जो नर्व एंडिंग्स है उनका उनका जो मिजाज है, उनका जो स्वभाव है वही सू हो जाए। सू के माने जो यूनानी में सू है, इसका माने होता है बिगाड़ पैदा हो जाना, या एबनॉर्म नॉर्मल से कोई चीज हट जाना। यानी कि जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो बासलाए अनफ हैं, उनका मिजाज बदल देना, उनका स्वभाव ही बदल जाना, उनका स्वभाव नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, टूरू एनोजमिया। यह सवाल कई बार पूछा गया, टूरू एनोजमिया की वजह क्या है। जो नाक के नर्व एंडिंग्स हैं, जो ओल्फैक्टरी नर्व है, इसके फाइबर्स हैं, इसके नर्व एंडिंग्स हैं, इनका सुए मिजाज हो जाना, यानी कि जो इनका स्वभाव है वही बिगड़ जाना। ठीक है, अब ये जो सुए मिजाज है, ये कौन सा सुए मिजाज हुआ करता है, ज्यादातर सुए मिजाज बारिद, यानी कि जो नॉर्मल ओल्फैक्टरी नर्व हैं, जो महसूस करने वाला पार्ट है, उसका जो मिजाज है उसमें सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये टुरु एनोजमिया यानी कि सच्चा सुंघाई ना देना की जो है वजह है क्या, सुए मिजाज नर्व सिस्टम का, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है इसका हो जाना। और ये जकरिया राजी और रब्बन तबरी ने लिखा है कि जो टुरु मतलब एक तरीके से सुंघाई ना देना है, उसका वजह है कि जो नर्व एंडिंग्स है इनका सुए मिजाज होना। और ये कई कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बराबर में रेड पेन से स्टार भी बना दिया है, अब देख लेना। अब एक सवाल मैंने बनाया, हकीकी खसम किसको कहते हैं, यानी कि टुरु एनोजमिया किसे कहते हैं। इसका जवाब है, रबन तबरी ने लिखा है कि अस्बे शाम माँ का सुए मिजाज होने से टुरु एनोजमिया या हकीकी खसम हो जाता है। सुए मिजाज जो खशम के लिए जिम्मेदार होता है, जो मैं अभी बता चुका हूँ, सुए मिजाज बारिद, बारिद का मायना ठंडा होता है, यानी कि ठंडा हो, जो मिजाज है वो नॉर्मल से ठंडक की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, अब ये जो हमने एनोजमिया पढ़ा है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज समझ लीजिए। इलाज क्या है, बवासीर अनफ या फिर बिस्फाइज या कसरुल अर्जाल,
यानी कि नाक में कोई भी पॉलिप या मांस का बढ़ जाना, अगर ये हुआ है तो उसमें उसका इलाज क्या है? अम्ले खिरम। अम्ले खिरम को यूनानी में जो अम्ले खिरम है उसको आयुर्वेदा में क्षार सूत्र बोलते हैं। आपने सुना होगा, क्षार सूत्र की विधि है आयुर्वेदा में, जिसमें जो एनस में मस्से या उभार बन जाते हैं उनको धागे से बांध देते हैं, उनको फिर 2-4 बार बदलते हैं, कुछ दिनों के बाद वो जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्षार सूत्र की एक विधि है जो आयुर्वेद में है। हमारे यहाँ यूनानी में भी है, यूनानी में इसको अमले खिरम कहते हैं। तो अगर नेजल पोलिप बन जाए या बवासीर अनफ बन जाए, यानी कि कोई मांस बन जाए, तो उसका क्या है? उसको बांध दिया जाए, यानी कि उसका क्षार सूत्र कर दिया जाए। ये पहला तरीका है, ये धागे से इलाज का तरीका है। ठीक है। नंबर 2, या उस एबनॉर्मल ग्रोथ यानी बढ़ोतरी को कम करने के लिए अकाल, कुछ दवाइयां होती है अकाल, जैसे नूरा हो गया, नूरा बोलते हैं चूने को। कुछ दवाइयां होती हैं, अगर उनको कहीं लगा देते हैं मस्से वस्से पर तो उसको जला देते हैं, फूक देती हैं वो दवाइयां। ठीक है, उन दवाइयों को अकाल बोलते। अकाल के मायने होते हैं खा जाने वाली, यानी कि वो दवाइयां जब मान लीजिए किसी मरीज के नाक में जो बढ़ोतरी हो रही थी, उस बढ़ोतरी में जो है जब वो दवाइयां लगाई जाएंगी तो वो उस बढ़ोतरी को गला देंगी या फूक देंगी या जला देंगी, तो उन दवाइयों को क्या बोलते हैं? अकाल। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल ग्रोथ है, कुछ बढ़ोतरी हो गई है, तो उसका दूसरा इलाज है कि अकाल दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, या अयारिज। अयारिज दवाइयों के द्वारा दिमाग का तनकिया। अयारिज वो दवाइयां होती हैं जिनके जरिए से जो दिमाग के फुजला हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन एबनॉर्मल है, वो टट्टी के रास्ते में दस्तों में बाहर निकाल दिया जाए, उसको अयारिज बोलते हैं। मतलब वो दवाइयां होती हैं उनको अयारिज बोलते हैं, जो इस काम को कर देती हैं। यानी कि जो एबनॉर्मल म्यूकस है, जो बलगमी या नजलावी रतूबत है, उसको लेटरिन में पाखाने में निकाल दे, उसको अयारिज बोलते हैं। तो अयारिज देते हैं जो कि दिमाग का तनकिया यानी कि एबनॉर्मल खिलतों को दिमाग से जारी कर दे, यानी कि पाखाने में निकाल दे। पहली वजह क्या है? अकाल दवाई यानी कि फूकने वाली दवाई। दूसरी दवाई क्या है? यानी कि अयारिज देंगे, जिससे कि वो जो अंदर म्यूकस वगैरह कुछ भी बन रहा था वो टट्टी के रास्ते में या तो कम हो जाए या खत्म हो जाए। अब तीसरा जो इलाज है वो है इसका बवासीर अनफ का, नेजल पोलिप का जो चीज बन गई है, लीच थेरेपी। लीच के माने आप जानते हैं, जोंक को बोलते हैं, यानी कि जो नाक में मांस बन गया है उस पे जोंक लगाएं, उस पे जोंक लगाएं। जोंक लगाने से भी बवासीर अनफ में फायदा पहुंचता है, क्योंकि अगर किसी पोलिप में गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मल खून भरा हुआ था तो जोंक उसको चूस लेगी, क्योंकि जोंस जो है गंदे खून को, यानी कि गैर तबाही खून को, यानी कि एबनॉर्मल खून को क्या करती है? चूस लेती है, सक कर लेती है। ये जो तीनों वजह थी, तीनों वजह, यानी कि पहली वजह थी धागा बांध देना, दूसरी वजह, दूसरा इलाज था अकाल यानी कि फूकने वाली दवा लगा देना, तीसरे था अयारिज वगैरह दे करके उस जो अंदर पोलिप बना है या कुछ भी मांस का हिस्सा बन गया है, उसमें अगर वो बलगमी तरीके का है तो उसको जो है पाखाने में निकाल देना। और इसका जो चौथा इलाज है वो है लीच थेरेपी, यानी कि जो नाक में जो चीज बन गई है उसके ऊपर जोंक लगा देना। पहला क्या हुआ? धागे से बांध देना, दूसरा अक्काल यानी कि फूकने वाली दवाई लगा देना, तीसरा क्या हुआ? अयारिजी का इस्तेमाल, चौथा जोंक का इस्तेमाल, जब कोई नेजल पोलिप यानी कि नाक की बवासीर में जिसकी वजह से सुंघाई ना दे रहा हो, ताकि वो साफ हो जाए और फिर सुंघाई देने लग जाए। अब बीसरा यानी कि बी यानी कि गलीज लेसदार बलगम, अगर गाढ़ा बलगम हो वहां पे तो क्या करेंगे? अगर खशाम यानी सुंघाई ना देना पैदा हो रहा है गाढ़े बलगम की वजह से, तो ऐसे जोशानदे इस्तेमाल कराएंगे, जैसे कि माउल उसूल कहते हैं जड़ों के जोशानदे को। कुछ वनस्पतियों के जो जड़ें होती हैं उनके जोशानदे पीने से जो बलगम होता है वो नरम होकर के निकल जाता है। तो क्या करेंगे? माउल उसूल करेंगे अगर गाढ़ा बलगम फंस गया है नेजल कैविटी में। अब सी नंबर, अगर खाशाम जी के मजारी यानी कि नेजल नेजल का जो ल्यूमेन है, जो नाक का रास्ता है, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा हो, सिकुड़ रहा हो, तो नाक के रास्ता अगर तंग हो रहा हो, तो इत्री फल
इस्तेमाल कराएंगे। इत्री फल जो होता है, इत्री फल में कई तरह की दवाई आते हैं, जैसे इत्री फल इस्तुखुद्दूस है, इत्री फल कशनीजी है, ये बहुत सारी दवाई हैं जिनके अंदर, जिनके नुस्खे में एक तो त्रिफला यानी कि त्रिफल होता है, हरड़ बहेड़ा आंवला होता है, और बाकी दवाइयाँ मिली हुई होती है। ठीक है, हरड़ बहेड़ा आंवला होता है और बाकी दवाइयाँ मिली हुई होती हैं। ये क्या करते हैं, जब इनको देते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करती हैं ये, यानी कि जो खिंचाव है नाक का, जो नाक का सिकुड़ना है, इसको आराम आराम से आराम पहुंचा देती है। अब सुद्दा मुसफ़ात, मुसफ़ात जो है एथमाइड बोन को बोलते हैं, जो एथमाइड हड्डी होती है, इसको मुसफ़ात बोलते हैं। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का सुद्दा यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा हो तो उसके लिए इनको लतीफ यानी कि उसको हल्का बनाने वाली दवाइयाँ देंगे। अब एक होता है हकीकी खशाम, जैसे कि जकरिया राजी ने और रब्बन तबरी ने कहा है, जो हकीकी खशाम है, जो हकीकी खशाम है वो क्या है, ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग्स, यानी कि जो अंदर ऑल फैक्ट्री नर्व यानी कि सूंघने वाले जो नर्व हैं, सूंघने वाले जो नर्व हैं, सूंघने वाले नर्व का सूए मिजाज हो जाए, यानी कि उनका स्वभाव ही खराब हो जाए। और स्वभाव खराब क्या होता है, ब्रूदत, यानी कि उनके अंदर ठंडक बढ़ जाती है। इसको जो है रियल या ट्रू एनोजिमा यानी कि सच्चा सुंघाइना देना बोलते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसके लिए जो दवाई देते हैं, इसके लिए दवाई ये देते हैं कि ऊंचाई से मरीज को लिटाकर ऊंचाई से नुतूल करते हैं, माथे पर जो है दवाई का जो है वो तिरड़ा करते हैं, यानी कि कुछ ऊंचाई से माथे पर दवाई डालते हैं, नुतूल करते हैं। उससे क्या होता है, जो नाक के ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग से उनका मिजाज आराम आराम से तादील यानी कि सही होने लगता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो नर्व है, एक तो तैरड़ा करते हैं, मरीज को लेटा करके बहुत ऊंचे से जो है दवाई को जोशादा डालते हैं, जिससे जो नर्व, जो ओल्फैक्टरी नर्व है, जो नाक की नर्व है, जो नाक की खुशबू बदबू को दिमाग को पहुंचा रहे, उनका स्वभाव जो है, मिजाज जो है, वो नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, जो नर्व है, नाक की जो नर्व है जो कि दिमाग को मैसेज पहुंचाती है, ओल्फैक्टरी नर्व और इसके एंडिंग्स, इन इनको ताकतवर बना दिया जाए, यानी कि मुकव्वी आसाब यानी कि जो नर्व है उनको ताकतवर बना दिया जाए, जिससे कि सुंघाई जो नहीं दे रहा है वो सुंघाई देने लग जाए। और ये दोनों जो तरीके हैं, नुतूल करना यानी कि ऊंचाई से दवाई डालना, और मुकव्वी आसाब, मुकव्वी कहते हैं ताकतवर को, आसाब कहते हैं नर्व, यानी कि जो नर्व है, जो सुंघाई देने के जो सिस्टम है, इसको ताकतवर बनाने की जो है दवाइयाँ देंगे। इन दवाइयों में जैसे कि माजून मुकव्वी आसाब होती है, उसको दे सकते हैं। ये रियल एनोजमिया में, जैसा कि रबन तबरी ने और जकरिया राजी ने बताया है, उसमें ये दोनों चीजें, नतूल और मुकव्वी आसाब दवाइयाँ बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये जो हम पढ़ रहे थे, जैसे कि हम शुरू में पढ़ रहे थे कि जो एनोजमिया है वो दो तरह का है, नंबर एक कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी, और नंबर दो एक्वायर्ड यानी कि जो पैदाइशी ना हो, बाद में हो जाए। बाद में वो किसी पॉलिप की वजह से हो सकता है, किसी गाढ़े बलगम की वजह से हो सकता है, रेशदार गाढ़े बलगम की वजह से हो सकता है, किसी खिल्त की वजह से हो सकता है, या जो आसाब हैं उनका मिजाज जो है गैर तबई हो जाए, जैसा कि रब्बन तबरी ने कहा है और जकरिया राजी ने कहा है, ये जो है गैर तबई हो जाए, उसकी वजह से कौन सा होता है, एक्वायर्ड, जो कि पैदाइशी नहीं होता, बाद में होता है। जो एक्वायर्ड है एनोजमिया, उसका इलाज है। लेकिन वो एनोजमिया, वो सुंघाई ना देना जो कि पैदाइशी है, बचपन से है, जो माँ के पेट से ही मान लीजिए आदमी को कोई दिक्कत है जब वो पैदा हुआ हो, जिसको कंजेनाइटल एनोजमिया बोलते हैं, तो कंजेनाइटल एनोजमिया की कोई दवाई, कोई इलाज नहीं है। जो कंजेनाइटल है उसका कोई इलाज नहीं है। और जो एक्वायर्ड है यानी कि कभी भी जिंदगी में पैदा हो गया लेकिन पैदाइशी के वक्त पे नहीं था, ठीक है, जिसको एक्वायर्ड बोलते हैं, उसका इलाज है। और उसका इलाज जैसे उसका कारण हो, यानी कि अगर कहीं पॉलिप है तो उसको पॉलिप को हटाने का इलाज है, चाहे उसको छाछ सूत से हटाएं, लीच थेरेपी से हटाएं, किसी दवाई देने से हटाएं, ठीक है, या कोई बलगम है तो बलगम को हल्का करें, ठीक है, या अगर जो मिजाज है वो गैर तबाही हो जाए तो फिर मिजाज को नुतूल नुतूल कराएं, या नुतूल कराने के अलावा मुकव्विया साहब दवाइयाँ दें।
लेकिन जो एक्वायर्ड है एनोज्मिया उसका इलाज है, लेकिन जो कंजेनाइटल है, जो पैदाइशी है, उसका इलाज नहीं है। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ये जो हमारी नाक की बीमारियां हैं, ये 2-3 क्लास में जाके पूरी होंगी। ठीक है, आज हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ी है और एक पहली बीमारी यानी कि एनोज्मिया सूंघाइना देना पढ़ा है, उसका इलाज पढ़ा है। किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है मुझे पूछ लीजिए।